हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारी तिमाही परीक्षाएं मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए कल से शुरू होने जा रही, मतलब 24 सितंबर से। और सामाजिक विज्ञान विषय का जो पेपर है वो 1 अक्टूबर को है, हमारे गांधी जयंती के एक दिन पहले। और तिमाही परीक्षा का कक्षा 10 का अंतिम प्रश्न पत्र भी यही होगा, यानी सामाजिक विज्ञान के लिए हमको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय है। लेकिन जैसा कि आप लोगों की बार बार ये बात आ रही थी कि सर कक्षा 10 के लिए, जैसे 9th क्लास के लिए आपने सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन आंसर सारे अपलोड कर दिए हैं और बता दिए हैं, ऐसा 10th के लिए भी करूं। तो आपको बता दूं कि 10th के लिए जो चैनल पे हैं बहुत ज़्यादा कंटेंट नए सिलेबस का नहीं है एमपी बोर्ड के लिए, तो बहुत कम सिलेबस, लगभग एक पाठ उसका डाल पाए हैं। और अभी इकोनॉमिक्स का तो एक भी कंटेंट अपने चैनल पर हमने नहीं डाला है, उसको भी धीरे धीरे करके हम डालेंगे। लेकिन फिर भी तिमाही परीक्षा सर पे आ चुकी है और हमको एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, और एग्ज़ाम देना ही नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ के पूरी तैयारी के साथ देना है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है और उसके आधार पर आज ये वीडियो हमने आपके लिए लेकर आए हैं। निश्चित रूप से यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो तिमाही परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझना और पाठ्यक्रम को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पाठ्यक्रम की कि तिमाही परीक्षा में कहाँ तक पूछा जाएगा। तो ये जो मासिक कैलेंडर हम लोगों को दिया गया है, ये जो मासिक कैलेंडर हमारे सामने दिख रहा है, इसके अनुसार तिमाही परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो सामाजिक विज्ञान विषय के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में पढ़ाए गए अध्यायों का होगा। तो आपको बता दूं कि एक्चुअल में हमारे स्कूल जो खुले हैं ये खुले हैं अगस्त माह में, 5 अगस्त 2021 से। तो यानी अगस्त का लगभग ये पूरा चैप्टर हमारा आ जाएगा और सितंबर का, हाँ जुलाई में ज़रूर आप लोगों ने, हो सकता है कि कुछ बच्चों ने टेलीविज़न पर इसका प्रसारण न देख पाए हों, हो सकता है कुछ बच्चों ने डिजी लैब पर ना देख पाए हों। चूँकि जनरली क्या होता है कि जो जियो का मोबाइल फ़ोन है, जियो के जो बेसिक फ़ीचर वाला मोबाइल फ़ोन है, उसमें व्हाट्सएप चलता तो है लेकिन वीडियोज़ उसमें प्रॉपर तरीके से रन नहीं हो पाते। तो कई बार ये लगता है कि शायद आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया होगा लेकिन आप तक वो मैसेज पहुंच नहीं पाता। और एक्चुअल में हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत कठिनाई होती है। तो ऐसे सभी बच्चों के लिए आज का ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी आगे ना बढ़ें, क्योंकि इसका कोई भी पीडीएफ आपको मैं उपलब्ध नहीं कराने वाला हूं। क्योंकि पीडीएफ उपलब्ध कराने से एक नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान ये हो सकता है कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और वो मोबाइल में रहा आएगा। यदि आप यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में डाउनलोड करते हैं, मतलब अपनी नोटबुक में नोट करते हैं, अपने हाथ से, अपनी हैंड राइटिंग से उसको लिखते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनेगा और उस एकाग्रता के बल पर आप इस तिमाही परीक्षा को बहुत आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कक्षा 10वीं में कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु क्या है। तो ये आपको दिख रही है स्क्रीन पे, जिनको कम किया गया है, तो ये पूरे सत्र के लिए ये पाठ हटाए गए हैं। अब इस पूरे सत्र के लिए जो पाठ हटाए गए हैं उसमें से तिमाही परीक्षा में आने वाले चैप्टर्स में से क्या हटा है, इसको हमको देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम तिमाही परीक्षा सितंबर 2021 में क्या क्या आएगा, कितना पाठ्यक्रम सम्मिलित होगा और क्या क्या हटा दिया गया है, इसे देख लें। फिर उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो तिमाही परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम आरंभ करते हैं सबसे पहले इतिहास से। ये आ गया हमारे पास इतिहास। त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से इतिहास की किताब से कुल 2 अध्याय पूछे जाएंगे। इनमें से एक अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहले पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें ये चैप्टर्स हैं, हमने देखा था फ्रेडरिक शारियू का चित्र, अर्नेस्ट रेनन का राष्ट्रवाद। इसके बाद 1 जो पहला अध्याय था इसका, ये परिचय के रूप में आ गए थे ये दोनों चैप्टर। इसके बाद फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये अध्याय शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत नेपोलियन की नागरिक संहिता ही सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब इस पाठ से इसका क्वेश्चन लगभग तय मान के चले अपन। इसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इसके लेकर के 4 टॉपिक्स आते हैं। सब टॉपिक्स इस अध्याय के हैं। पहला है कुलीन वर्ग, दूसरा है
उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने, 1815 के बाद नया रूढ़िवाद और क्रांतिकारी। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्रांतियों का युग 1830 से 1848 और इसके तीनों सब टॉपिक्स। तो आपको बता दूं कि ये तीनों सब टॉपिक्स तिमाही परीक्षा ही नहीं पूरे सत्र से हटा दिए गए हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, और यदि आता है बाई चांस धोखे से तो आपको इसका बोनस नंबर मिलेगा। इसके बाद चौथा, जर्मनी और इटली का एकीकरण और राष्ट्र दृश्य की कल्पना और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, ये हो गया। इसके बाद दूसरा चैप्टर जो आता है भारत में राष्ट्रवाद, इसमें इसका पहला सब टॉपिक, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, इसके अंतर्गत रॉलेट एक्ट और असहयोग ही क्यों। एक्चुअल में अगर आप इन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स को भी देखते हैं तो भी आपकी काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। रॉलेट एक्ट जो था वो नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला एक्ट कहा जाता था, जिसमें किसी भी भारतीय को बिना पूर्व सूचना के उसको अरेस्ट किया जा सकता था और उसको जेल में बंद किया जा सकता था। और इसके विरोध में जालियांवाला बाग में एक मीटिंग की गई और उसमें हत्याकांड हो गया। और फिर इसके बाद गांधी जी ने रॉलेट एक्ट और जालियांवाले बाग हत्याकांड के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को उन्होंने राष्ट्रव्यापी बनाना चाहा, उसके लिए असहयोग आंदोलन ले आए। फिर आंदोलन के भीतर की अलग अलग धाराएं चली, शहरों में आंदोलन, ग्रामीण इलाकों में आंदोलन, बागानों में स्वराज, इस तरह की बातें हुई। इसके बाद सविनय अवज्ञा की तरफ चले। नमक यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। नमक यात्रा यानी दांडी मार्च, नमक यात्रा या दांडी मार्च के नाम से एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोगों ने आंदोलन को किस तरह से लिया, सविनय अवज्ञा की सीमाएं और सामूहिक अपनेपन का भाव। ये इतिहास के बाद हम आते हैं भूगोल पर। भूगोल के 3 अध्याय पूछे जाएंगे। पहला है संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्यजीव संसाधन, और तीसरा है जल संसाधन। तो सबसे पहले संसाधन और विकास को देखते हैं हम। इसका एक भी टॉपिक नहीं हटाया गया, पूरा के पूरे सारे टॉपिक आएंगे। इसके बाद सेकंड अध्याय वन एवं वन्यजीव संसाधन, इसमें से भी आपको कुछ भी नहीं हटाया गया, ये अध्याय भी पूरा तिमाही परीक्षा में पूछा जाएगा। और जल संसाधन के अंतर्गत आपको पहला और दूसरा सब टॉपिक्स आएगा। केवल वर्षा जल संग्रहण को विलोपित कर दिया गया है इस सत्र के लिए। तिमाही परीक्षा में भी वर्षा जल संग्रहण से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आते हैं राजनीति विज्ञान पे। राजनीति विज्ञान के 4 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, इंक्लूड विथ डिजीलैब क्लासेस। आपके क्लासरूम में ये अध्याय पूरे हुए हैं या नहीं हुए, अलग बात है, लेकिन डिजीलैब और दूरदर्शन के क्लासरूम में ये चारों अध्याय कंप्लीट होगा, इसलिए इन चारों अध्यायों से आपके प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। पहला है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत सिर्फ अंतिम के 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। खलील की उलझन यानी वो लेबनान वाला चैप्टर हट गया है, और सत्ता की साझेदारी के जो 4 रूप दिए गए हैं वो उसको हटा दिया गया है, ये विलोपित हो गया है। केवल बेल्जियम और श्रीलंका, इन 2 अध्यायों पर आधारित सब टॉपिक्स पर आधारित प्रश्न ही पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। इसके बाद आता है संघवाद। तो संघवाद में भी लास्ट का टॉपिक भारत में विकेंद्रीकरण और ब्राज़ील का एक प्रयोग, इसको विलोपित कर दिया गया। बाकी ये जो चीज़ें आपको दिख रही हैं ये पूछा जाएगा। इसके बाद लोकतंत्र एवं विविधता के अंतर्गत कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है, पूरे के पूरे सारे टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं। इसके बाद जाति, धर्म और लैंगिक मसले, इसमें से भी कोई टॉपिक नहीं हटा है, ये भी आपके एग्जाम में इसमें से आएंगे। इसके बाद आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के केवल 2 अध्याय आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला है विकास और दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। दोनों ही चैप्टर बहुत सरल हैं, किसी भी तरह के कोई कन्फ्यूजन वाले चैप्टर नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आप इन पर सरसरी निगाह डाल लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि पहला विकास, विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, आय और अन्य लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास, प्रति व्यक्ति आय, राज्यों की तुलना, आय, अन्य मापदंड वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ये बहुत सरल टॉपिक है, एक बार आप केवल रीडिंग लगा लेंगे उतने में ही आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यह अध्याय पिछले अध्याय से भी सरल है, सिर्फ आपको एक सिंपल रीडिंग लगाना है, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तिमाही परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अभी यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो आपको टॉपिक शुरू करूँ उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि प्रश्नोत्तर हम शुरू करते हैं तो चूँकि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 10 का मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए CBSE की किताबें यानी NCERT की किताबें लागू कर दी गई हैं, और वो NCERT की किताबों में जो लिखा हुआ है और उसके आधार पर आपका पढ़ना और इन प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए एक बहुत ही नया अनुभव है। निश्चित रूप से आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब चीज़ें क्या होगी, तो आपको बता दें
कि मेरा जहाँ तक मानना है, मेरा जहाँ तक सोचना है कि ये जो तिमाही परीक्षा ली जाएगी, इसमें आपके पाठ के अंत में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं टेक्स्ट बुक के अंत में, यदि आप केवल उनकी ही तैयारी कर लेते हैं तो आपकी तिमाही परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, यदि कोई एक आध एनालिटिकल बेसिस क्वेश्चन पूछ लिया या कुछ नया पैटर्न कर दिया तो भले थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन फिर भी पाठ के अंत में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उसी के इर्द गिर्द यदि आप रहते हैं तो आपको बहुत अच्छी संभावना है परीक्षा को बहुत अच्छे तरीके से निकालने की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले भूगोल पे हम बात करते हैं। वैकल्पिक प्रश्नों पे आते हैं हम। बहुविकल्पी प्रश्नों पे नया पैटर्न हो सकता है जो लागू करने की बात की जा रही थी कि अब आपके 30-32 नंबर के लगभग आपके न्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो हो सकता है कि तिमाही परीक्षा में उस न्यू टाइप को रिपीट कर दिया जाए। तो उसमें जैसे सीबीएसई में फर्स्ट टर्म में एमसीक्यूज का अपना अलग इम्पोर्टेंस है, वैसे ही त्रैमासिक परीक्षा में भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एमसीक्यूज या वन लाइनर क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह और मैच मेकिंग, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है यदि आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते, अपन शुरू करते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि इसको एक बार खर्च होने के बाद दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। यदि ये प्रश्न आता है तो आपके 3 ऑप्शन क्या होते हैं ये नहीं कह सकते, लेकिन चौथा ऑप्शन जो अनवीकरण योग्य दिया है वह सही ऑप्शन है, यही जवाब होगा। इसके बाद आपके भूगोल के पहले पाठ के अंत में जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर दिए हैं उनमें से एक बहुविकल्पी प्रश्न ये भी है, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? का पुनः पूर्ति योग्य, खा अजैव, गा मानवकृत और घा अचक्रीय। अब आपको बता दें कि ज्वारीय ऊर्जा मतलब हमारे खेत में उगने वाले ज्वार और बाजरा की ऊर्जा से इसका कोई संबंध नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा मतलब समुद्र में उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों से इसका संबंध है, और समुद्र की लहरें एक बार वापस जाती हैं दोबारा फिर उठती हैं, मतलब पुनः पूर्ति होती है, बार बार उन लहरों के माध्यम से ज्वारीय ऊर्जा की पूर्ति होती है, यानी इसका सही जवाब होगा पुनः पूर्ति योग्य। इसके बाद अगला प्रश्न हमसे पूछा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण क्या है? तो ये वाला प्रश्न मासिक परीक्षा में भी पूछा गया था, तो उसमें भी उत्तर यही लिखा था हमने, अधिक सिंचाई। और एनएएस की जो तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के प्रश्न उत्तर जब हमने हल किए थे उसमें भी यह प्रश्न दिया हुआ था कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका उत्तर आएगा अति सिंचाई या अधिक सिंचाई। ठीक है ना। इसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? एक पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश के मैदान और चौथा उत्तराखंड। देखिए इसका जवाब यहाँ पर उत्तराखंड है, लेकिन जैसे कि एनएएस के जो एग्ज़ाम पेपर हो उसमें क्या पूछा था कि किस तरह के क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो क्या दिया था, पर्वत, पठार, तटीय भाग या पहाड़ी। तो उत्तर हमने लिखा था पहाड़ी प्रदेशों में, और उत्तराखंड चूँकि पहाड़ी राज्य है इसलिए यहाँ पर सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न को जिस तरह से एनएएस के एग्जाम में पूछा था इस तरह से भी पूछ सकते हैं, तो या तो उत्तराखंड आएगा उत्तर, या उत्तरांचल, या पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि यदि राज्य का ऑप्शन नहीं आता है और पहाड़ी या पर्वतीय आता है तो आप आंख बंद करके पहाड़ी या पर्वतीय को चुन सकते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी के लिए तो आपको महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, क्योंकि कपास वहाँ बहुत अधिक होती है। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये तो रट्टा मार क्वेश्चन है। हाँ, यदि आपके दिमाग में कोई ट्रिक हो तो उसके माध्यम से आप याद कर लीजिएगा कि महाराष्ट्र की शर्ट हमने पहनी हुई है, बॉम्बे से लेके आए थे हमारे बड़े भाई साहब। 6वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो यहाँ पर 4 कारण दिए हैं। कृषि प्रसार ये कारण है, खा वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं मतलब विकास परियोजनाएं बड़ी ये भी जिम्मेदार हैं, पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्र करना ये नहीं है, क्योंकि अपन ने इसमें देखा था कि पशुचारण या ईंधन एकत्र करने के लिए क्या होता है, जनरली हम किसी पेड़ से छोटी छोटी टहनियों को तोड़ते हैं, ना कि पूरे पेड़ को, इसलिए इसको पूरे तरीके से जैव विविधता के नुकसान का कारण नहीं माना जा सकता है। तो उत्तर में आप लिख दीजिएगा पशुचारण या ईंधन का एकत्रीकरण।
इसके बाद हम आते हैं आगे 7वां प्रश्न। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो संयुक्त वन प्रबंधन, इसमें समुदायों की सीधी भागीदारी होती सरकार के साथ में। चिपको आंदोलन तो विशुद्ध सामुदायिक आंदोलन था। बीज बचाओ आंदोलन भी सामुदायिक आंदोलन है। हाँ, वन्य जीव पशु विहार है। वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, मतलब किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का यदि हम परिसीमन करते हैं तो वह जो है समुदाय के अंतर्गत नहीं होगा, वह गवर्नमेंट करती है ये काम। धरती का कितना भाग जल से ढका हुआ है? 1/4, 3/4, आधा या पूरा? तो आपको बता दें लगभग 70% भाग है जो कि 3/4 के विकल्प के करीब आता है, इसलिए उत्तर आएगा 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। भारत में कुल विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? उत्तर 22% भाग, यानी सर्वाधिक बिजली जल विद्युत से ही प्राप्त होती है। और बहुविकल्पी का यह भूगोल का अंतिम प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? उत्तर है महानदी पर यह बना है। यानी भूगोल के अंतर्गत यदि बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं तो ये 10 बहुविकल्पी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इनमें से ही प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं। अब बारी आती है 1 एवं 2 अंक वाले प्रश्नों की। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोतों के नाम लिखिए। परंपरागत ऊर्जा मतलब जिनका उपयोग हम अभी करते आ रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम, इनका उपयोग हम लगातार कर रहे हैं, ये परंपरागत कहलाते हैं। और जब बात गैर परंपरागत की आती है तो वे कौन से कहलाते हैं? गैर परंपरागत यानी जिनका अभी हम यूज़ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये भी गैर परंपरागत की श्रेणी में आते हैं। मानव निर्मित 4 संसाधनों के उदाहरण दीजिए। वे संसाधन जिसको हम इंसानों ने बनाया है तो वे हैं बांध, उद्योग, मशीन और मकान। इसके बाद तीसरा प्रश्न, काली मिट्टी कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त होती है? तो उत्तर आएगा कपास और तिलहन फसलों के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। इसके बाद एक स्तनधारी जानवर जिसकी आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर आंसू-नुमा लकीर होती है तथा यह दुनिया का सबसे तेज प्राणी है, अतः इस जानवर का नाम बताएं। तो उत्तर है चीता। 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला एशियाई चीता पूर्णतः विलुप्त हो चुका है। अगला प्रश्न 5वां, हिमालयन यव क्या है? क्या है? इस नाम को देखने के बाद एक्चुअल में ये लगता है कि याक और यव एक दूसरे के भाई होंगे, और हिमालयन यव को लेकर के दिमाग में आता है कि ये कोई प्राणी जगत का हिस्सा होगा, जबकि ये प्राणी जगत से कनेक्टेड ना होकर के यह वनस्पति जात से कनेक्टेड होता है। मतलब ये चीड़ प्रजाति का एक सदाबहार वृक्ष होता है, इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। इसके बाद समुदाय द्वारा घोषित एक सेंचुरी कौन सी है और यह किस राज्य में स्थित है? तो भैरवदेव डाको सेंचुरी राजस्थान में स्थित है। ये दोबारा वही 7वां क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 8वां, जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को क्या कहते थे? ये एक अच्छा कोटेशन है, किताब को जब हम पढ़ते हैं पाठ को तो एक अच्छा कोटेशन निकल कर आता है कि जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल कहते थे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, और ये केवल 9th 10th के एग्ज़ाम की ही नहीं बल्कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तरीका अलग अलग हो सकता है पूछने का, लेकिन इस प्रश्न और इस उत्तर के इर्द गिर्द ही सवाल जवाब होते हैं। इसके बाद 10वां क्वेश्चन, कृष्णा और कावेरी नदी जल विवाद में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो इसका उत्तर आएगा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये राज्य इसमें सम्मिलित हैं। 11वां प्रश्न, सतत पोषणीय विकास का क्या अर्थ है? जब हम संसाधन और विकास अध्याय को पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो निकल कर आती है वह है सतत पोषणीय विकास, जो कि अर्थ समिट 1, पहला अर्थ समिट मतलब प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन, पहला विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन में यह बात रखी गई थी एजेंडा 21 के अंतर्गत कि हमारे विकास की जो अवधारणा है वह ऐसी होना चाहिए कि इससे पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे
और वर्तमान की जो विकास प्रक्रिया है वह भविष्य की पीढ़ी को नुकसान ना पहुंचाए, उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें। मतलब भविष्य के लिए हम सुरक्षित रख सकें हमारे संसाधनों को, यह कहलाता है सतत पोषणीय विकास। इसके बाद आता है उत्खात भूमि। यह भी एक अच्छा शब्द है, इसलिए मुझे ये लगा कि शायद ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया हूँ मैंने कि बहता हुआ जल जब मिट्टी को काटते हुए गहरी नालियाँ बना लेता है तो उन्हें अवनालिकाओं के नाम से जाना जाता है। ऐसी भूमि कृषि योग्य नहीं रहती और इसे ही उत्खात भूमि कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 13वां, भूमि निम्नीकरण की समस्या से निपटने के 2 उपाय लिखिए। तो पहला है वृक्षारोपण करके और दूसरा चारागाहों का समुचित प्रबंधन करके। इससे भूमि निम्नीकरण से बचा जा सकता है, पहला वृक्षारोपण के द्वारा और दूसरा चारागाहों के समुचित प्रबंधन से। इसके बाद 14वां प्रश्न, अति पशुचारण से भूमि का निम्नीकरण होता है कैसे। अभी देखिए वहाँ पर बात आ रही थी कि जैव विविधता को पशुचारण से नुकसान नहीं पहुँचता, लेकिन यह बात पशुचारण की नहीं, अति पशुचारण की हो रही है। तो अति पशुचारण में क्या होता है कि पशुओं के खुर के कारण मिट्टी जो है वह उखड़ जाती है और मिट्टी के ऊपर किसी भी तरह की वनस्पति नहीं रह पाती है, और जब वर्षा होती है या तेज हवा चलती है तो मिट्टी आसानी से अपरदित हो जाती है, जिस वजह से भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। जैव विविधता किसे कहते हैं, तो जैव विविधता 2 शब्दों के संयोग से बना है, एक जीवन दूसरा विविधता, अर्थात सजीव जगत की विविधता जिसमें वनस्पति और प्राणी सम्मिलित होते हैं, जैव विविधता से संबोधित किया जाता है। मानवीय प्रक्रियाएं कैसे जैव विविधता को प्रभावित करती हैं। मानव अपने क्रियाकलापों से जैव विविधता को निरंतर प्रभावित करता रहता है, जैसे कृषि का फैलाव, बड़ी विकास परियोजनाएं, खनन, जानवरों का शिकार आदि के माध्यम से। अगला प्रश्न, जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। तो इसका उत्तर है कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में जल एक जल चक्र द्वारा हमेशा गतिमान रहता है, जो हमें उपलब्ध रहता है। यदि हम उदाहरण के रूप में देखें तो वर्षा का जल बादलों से हमको प्राप्त होता है, हम उसका उपयोग करते हैं। तो कुछ जल तो नालियों नदियों के माध्यम, नालियों से नदियों में, नदियों के माध्यम से वापस समुद्र में जाता है, कुछ जल पृथ्वी के अंदर अवशोषित हो जाता है, और इसके बाद हम पृथ्वी के अंदर जो जल अवशोषित हो जाता है उसी जल को पुनः नलकूप, खनन इत्यादि के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और जो पानी समुद्रों में पहुंच जाता है वह वापस बादलों के रूप में हमारे पास आता है। अतः हम कह सकते हैं कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। अगला प्रश्न 18वां, जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण बताइए। यह एक अच्छा प्रश्न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जल दुर्लभता की बात हो रही। दुर्लभता मतलब मिलने में कठिनाई, सुलभ ना होना, यानी जल की कमी होना। अब यहाँ पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों के अंतर्गत आता है कि जल की दुर्लभता चाहे शरीर में कम हो जाए या पृथ्वी में कम हो जाए, दोनों जगह नुकसान का कारण होता है। लेकिन बात हो रही है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, भूगोल में, तो यहाँ पर पृथ्वी के अंदर जल की कमी की बात की जा रही है, जो एक संसाधन के रूप में कम हो रहा है। और इसका कारण क्या है कि जल की मांग बढ़ती जा रही है, इसका वितरण बहुत असमान है। बढ़ती हुई जनसंख्या जल संसाधन का अत्यंत घनघोर तरीके से उपयोग कर रही है। इसकी वजह से संसाधन प्रदूषित भी हो रहे हैं। जल स्रोतों के द्वारा खेती में सिंचाई हो रही, जिससे बेजा उत्खनन हो रहा है, जल का नलकूपों के माध्यम से बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, और इसलिए जल दुर्लभता की स्थिति बनती है। इसके बाद अब आते हैं 3 और 4 अंक वाले प्रश्नों पर। भूगोल की किताब में संसाधन संरक्षण की अवधारणा की व्याख्या गांधी जी के शब्दों में करें, अथवा गांधी जी ने वैश्विक स्तर पर संसाधनों की कमी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया है। तो इसका उत्तर अगर हम देते हैं तो गांधी जी ने इन शब्दों को संसाधन संरक्षण के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। गांधी जी के शब्द हैं, हर किसी की ज़रूरत के लिए काफ़ी कुछ है, किसी के लालच के लिए कुछ भी नहीं। अर्थात उन्होंने कहा है कि लालची और स्वार्थी व्यक्तियों को वैश्विक स्तर पर संसाधनों की कमी के मूल कारण के रूप में रखा जा सकता है। वह बड़े पैमाने पर उत्पादन के खिलाफ थे, कौन? महात्मा गांधी, और वे उसे जनता के द्वारा उत्पादन में बदलना चाहते थे। मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग ने कुछ व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों की कमी को जन्म दिया है, और इस वजह से अतार की खपत
संसाधनों के अधिक उपयोग से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं हुई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि मृदा कितने प्रकार की होती है, किसी एक प्रकार की मृदा का वर्णन कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि मृदा संसाधन के लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाते हैं। भारत में मृदा का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल और पीली मृदा, फिर लैटराइट मृदा, मरुस्थली मृदा और वन मृदा। इसके बाद किसी एक मृदा का वर्णन करना है तो सबसे पहले हम जलोढ़ मृदा को ही उठा लेते हैं कि जलोढ़ मृदा भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मृदा होती है। मतलब यदि इन सारी मृदाओं में हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती, क्योंकि भारत नदियों का देश है और जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के निक्षेपण से ही होता है। जलोढ़ मृदा को उसकी आयु के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है बांगर मृदा और एक होती है खादर मृदा। बांगर मृदा और खादर मृदा में अंतर स्पष्ट करने वाला सवाल भी पूछा जा सकता है। ये कक्षा 9वीं में भी आता है और कक्षा 10वीं का भी यह प्रश्न बन जाता है। तो बांगर और खादर मृदा की अंतर की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं, जबकि नवीनतम जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा यानी बांगर में कंकड़ ग्रंथियाँ ज़्यादा होती हैं, जबकि खादर में महीन कण पाए जाते हैं। बांगर उपजाऊ नहीं होती, जबकि यह मृदा जो खादर है यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। तो इस तरह से इस प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। भारत में विभिन्न समुदायों द्वारा किस प्रकार वनों एवं वन्यजीव संरक्षण में अपना योगदान दिया है? तो इसका उत्तर आएगा कि भारत के विभिन्न समुदायों द्वारा वनों एवं वन्यजीव संरक्षण में अपना योगदान अलग अलग तरीके से दिया है। इसके निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला, सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोगों द्वारा वन्यजीव रक्षण अधिनियम के तहत खनन कार्य को बंद कराने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान के ही अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों द्वारा भैरव देव डाक सेंचुरी घोषित की गई और यहाँ पर शिकार करना प्रतिबंधित है। राजस्थान के बिश्नोई समाज द्वारा बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों को मानव समुदाय का अभिन्न हिस्सा माना गया है और इनके खिलाफ किसी भी तरह की गतिविधि करने पर वे लोग सख्त कानूनी कार्रवाई करते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा हुआ है अभी कुछ दिन पहले कि एक अभिनेता इस तरह की गतिविधि में आरोपी बनाए गए थे और उनका अभी भी बिश्नोई समाज के द्वारा केस लगाया गया है कोर्ट में और उसका फैसला आना भी बाकी है। इसके अलावा चौथा पॉइंट इसमें है चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, नवदानय, ये भी समुदाय के प्रयासों का ही हिस्सा है। इसके बाद पाठ आता है अगला, जल संसाधन। तो जल संसाधन अध्याय के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है और लगभग हर प्रकार के प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। जैसे जल संसाधन किसे कहते हैं, जल संसाधन का मानव जीवन में क्या महत्व है, इसके प्रमुख स्रोत लिखिए। 3 क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन बनाया गया है। इसमें अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि जल संसाधन कैसे कहते हैं, जल संसाधन का मानव जीवन में महत्व क्या है, इसके स्रोत क्या हैं। ये क्वेश्चंस को बाइफरकेट करके अलग अलग भी पूछा जा सकता है। जल संसाधन पानी के वे स्रोत हैं जो मानव के लिए उपयोगी हैं। ये हो गया जल संसाधन की परिभाषा। अब जल संसाधन मानव जीवन में कैसे उपयोगी है, तो कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजन और पर्यावरणीय गतिविधियों में यह मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके प्रमुख स्रोत जो हैं वे हैं नदी, तालाब, झील, बांध, नलकूप, कुएं और वर्षा जल इत्यादि। इसके बाद हम आगे देखते हैं 5वां प्रश्न। प्राचीन भारत में जल संरक्षण के प्रमुख उपायों की जानकारी लिखिए। यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है कि हमारे भारत देश में जल के संरक्षण के लिए आज से नहीं, अत्यंत प्राचीन काल से ही प्रयास किया जा रहा है। मतलब जल की महत्ता को, जल संसाधन की महत्ता को प्राचीन भारत में भी समझा जाता था, जिसके साक्ष्य हमको मिले हैं। इसमें पहला साक्ष्य है इलाहाबाद के निकट श्रृंगबेरा में गंगा नदी की बाढ़ से जो जल आता है उसको संरक्षित करने के लिए एक तंत्र बनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भी बांध, झील, सिंचाई संरचनाओं का निर्माण किया गया था।
इसके अलावा प्राचीन काल में प्राचीन साहित्य में कई स्थानों पर वर्षा जल और उसकी भविष्यवाणी की चर्चा आती है। जैसे ऋग्वेद में रीता एक पवित्र दैवीय नियम है, उसकी चर्चा आती है जो कि आवश्यक वर्षा की उपलब्धता से संबंधित है। तो इस तरह से भूगोल की किताब से इतने प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम आते हैं अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र में भी पाठ के अंत में जो प्रश्न बहुविकल्प के रूप में दिए गए हैं उनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है तिमाही परीक्षा में, वो भी ऐसी स्थिति में जब हम कोविड जैसे लॉकडाउन के बाद से आए हों, तो उसमें बहुत ज़्यादा नए तरह के पैटर्न बनाकर नए क्वेश्चंस आप लोगों से करने की संभावना बहुत न्यूनतम हो जाती है। हो सकता है पूछ लें लेकिन संभावना न्यूनतम हो जाती है। इसलिए मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं उन्हीं को त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना है। अर्थशास्त्र में भी मैं इसी पैटर्न पे आगे बढ़ूंगा। उसका पहला विकल्प है सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल सही जवाब। औसत साक्षरता दर ये भी सही जवाब। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति ये भी सही जवाब। अर्थात घ उपरोक्त सभी ये भी सही जवाब। जब चारों ऑप्शन सही हैं तो चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी है, तो आप उत्तर आ जाएगा घ। इसके बाद निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है, तो उत्तर आएगा श्रीलंका। मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं और इन चारों परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय 4,000, 7,000 और 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। 4 परिवार हैं और प्रति व्यक्ति आय अगर 5,000 है तो टोटल कुल आय हो जाएगी 20,000 और 4 और 7 11 और 3 14,000 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 14,000 को घटा देंगे, उत्तर आएगा 6,000 रुपये और इस तरह से आंसर हो जाएगा 6,000 रुपये। अगला सार्वजनिक और निजी क्षेत्र आधार पर विभाजित हैं। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र को हम सार्वजनिक क्षेत्र क्यों कहते हैं और निजी क्षेत्र को निजी क्षेत्र क्यों कहते हैं, तो वो मालिकाना हक के कारण होता है। मतलब कोई उद्योग पर यदि सरकार का हक है तो वह सार्वजनिक क्षेत्र का हक कहलाता है और किसी उद्योग पर यदि मेरा व्यक्तिगत हक है तो वह निजी क्षेत्र का हक कहलाता है। जैसे रिलायंस को आप निजी क्षेत्र का उद्यम मानेंगे, BHEL भेल को आप सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम मानेंगे, BSNL की सिम सार्वजनिक क्षेत्र की सिम कहलाती है, जबकि एयरटेल की सिम निजी क्षेत्र की सिम कहलाती है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी निश्चित रूप से। मतलब किसी उद्योग पर किसी उद्यम पर स्वामित्व किसका है, सरकार का है तो सार्वजनिक और किसी निजी व्यक्ति का है तो वह निजी क्षेत्र कहलाता है। अर्थात इसका उत्तर होगा ख, उद्यमों का स्वामित्व। इसके बाद हम देखते हैं 5वां, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। तो इसमें क्या है, नेचर से जो चीज़ होती है प्राकृतिक प्रक्रिया से आता है प्राथमिक उत्पादन। प्राथमिक उत्पादन और द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक के बीच में आता है मशीनरी। यह मशीन जो है प्राथमिक उत्पाद को एक अंतिम उत्पाद में दूसरे उत्पाद में परिवर्तित कर देता है, वो कहलाता है द्वितीयक क्षेत्रक। यानी ये जो मशीनरी वाला एरिया है ये द्वितीयक क्षेत्रक है। जैसे हमने खेत से गन्ना प्राप्त किया, गन्ना प्राथमिक क्षेत्रक है। गन्ने से हमने गुड़ बना लिया, गुड़ सेकेंडरी यानी द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आएगा। अब इस गुड़ को बेचने के लिए, बिक्री के लिए हमने क्या किया, एक सेल्समैन लगाया, तो यह सेल्समैन जो है तृतीयक क्षेत्र का व्यक्ति होगा। इसके बाद 6वां क्वेश्चन, किसी वर्ष में उत्पादित खाली स्थान कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो ये आपकी किताब में बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद 4था क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। उत्तर आएगा 60 से 70। वो जो ग्राफ बना हुआ है उस ग्राफ में हम जब काउंट करते हैं तो यहाँ पर 60 के करीब लाइंस आती हैं। इसके बाद एक थोड़ा सा हिस्सा आता है, ऐसा लगता है जैसे वो 67% करीब की बात हो रही है।
इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है? तो सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है। दूसरा, खाली स्थान के क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तृतीयक क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। खाली स्थान क्षेत्र में अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है संगठित क्षेत्र में। इसके बाद भारत में खाली स्थान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उत्तर आएगा बड़े अनुपात में काम कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं हम आगे। कपास एक खालिस्तान उत्पाद है और कपड़ा एक खालिस्तान। तो कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। कपास क्या है? एक प्राकृतिक उत्पाद है और कपड़ा एक विनिर्मित उत्पाद है। ये खालिस्तान में इस तरह से भरे जाएंगे। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां खालिस्तान हैं, स्वतंत्र हैं या परस्पर निर्भर हैं? तो उत्तर आएगा परस्पर निर्भर हैं, परस्पर निर्भरता इनकी है। अब 1 या 2 अंक वाले प्रश्नोत्तर हम देखते हैं। आय के अतिरिक्त हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले 2 महत्वपूर्ण पहलू शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके संबंध में हमने ऑब्जेक्टिव में देख लिया है। एक अर्थव्यवस्था में विकास को कैसे धारणीय बनाया जा सकता है और संसाधनों के उपयोग से इसका उदाहरण दें। तो एक अर्थव्यवस्था में विकास को धारणीय बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। औसत आय से क्या अभिप्राय है? क्या औसत आय को ही प्रति व्यक्ति आय कहते हैं? तो उत्तर आएगा किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसे औसत आय कहते हैं और इसी को प्रति व्यक्ति आय अर्थात पर कैपिटा इनकम कहते हैं। अब प्रति व्यक्ति आय निकालने का जो फार्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। प्रति व्यक्ति आय अगर हमको निकालना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देश की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देना पड़ेगा, कुल जनसंख्या का भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाती है प्रति व्यक्ति आय। शिशु मृत्यु दर कैसे निकालते हैं? तो किसी एक वर्ष में प्रति 1000 बच्चों में 1 वर्ष की आयु के पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। हमारे देश का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? उत्तर आएगा केरल। राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो किसी देश या राष्ट्र की कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है और इसके लिए इसका मौद्रिक मूल्य निकालने के लिए इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों की गणना की जाती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में यह हमारे देश के संदर्भ में की जाती है। अगला प्रश्न, अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं? इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अल्प बेरोजगारी के अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं, मतलब उन्हें अपने को देखकर ऐसा लगता है कि वे लोग काम कर रहे हैं, किंतु उनको उस काम से हटा देते हैं तब भी वह कार्य प्रभावित नहीं होता है। सपोज अगर हम ये बात करें कि ये एक स्टूल है, इस स्टूल को एक आदमी उठाकर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकता है, लेकिन यदि 3 आदमी मिलकर इस स्टूल को उठाते हैं और यहाँ रख देते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ये 3 आदमी अल्प बेरोजगारी से ग्रसित हैं। इसको प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी अथवा अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। क्लियर? अल्प बेरोजगारी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी परिवार को 1 वर्ष में कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है? उत्तर 100 दिन। 9वां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे आप क्षेत्रकों को समझ सकते हैं। मनीष खेत से गन्ना तोड़कर उसका रस निकालकर गुड़ का निर्माण करता है और मनीष की बेटी अन्या उस गुड़ की मार्केटिंग के लिए विभिन्न व्यापारियों और कुछ उपभोक्ताओं से संपर्क करती है। तो बताइए कि गुड़ का निर्माण किस क्षेत्र की गतिविधि है तथा सेवा क्षेत्र में कार्य कौन कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा गुड़ का निर्माण द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि है और अन्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत है। अगला प्रश्न, खुली बेरोजगारी किसे कहते हैं? बिल्कुल, खुली बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी के जस्ट अपोजिट होती है। इसमें व्यक्ति काम करने के लिए वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार तो है, लेकिन उसके लिए काम उपलब्ध ही नहीं है, तो ये कहलाती खुली बेरोजगारी। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है?
सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है और सरकार ही सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इसके बाद 12वां प्रश्न, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रकों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक बोलते हैं, द्वितीयक को औद्योगिक क्षेत्रक और तृतीयक को सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। अब अर्थशास्त्र के 3 एवं 4 अंक वाले प्रश्नोत्तर। धारणीयता का मुद्दा विकास के लिए आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। तो धारणीयता से अभिप्राय एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया को धारण करना है जो भविष्य की पीढ़ी के लिए उत्पादकता को हानि ना पहुंचाए, अर्थात वर्तमान पीढ़ी के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस तरह से करना कि भविष्य की पीढ़ी के लिए आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो। धारणीयता का मुद्दा विकास के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे देश से हमको बेरोजगारी, गरीबी, असमानताएं खत्म करना है, लेकिन जब तक ये खत्म नहीं होती तब तक विकास नहीं माना जाएगा। और इन असमानताओं को खत्म ऐसे करना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे और भावी पीढ़ी के लिए भी ये सुरक्षित रहें। तो इस तरह से धारणीयता विकास में संसाधनों के विवेकशील इस्तेमाल की अनुमति देता है। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पर। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व बैंक विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का इस्तेमाल करता है, जबकि यूएनडीपी शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य सेवा, स्कूल में नामांकन इत्यादि का भी इस्तेमाल करता है। इसके बाद पर्यावरण में गिरावट के ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपके आसपास आपने देखे हों। यह एक आओ खुद करके देखें टाइप का प्रश्न हो सकता है। ऐसे रोचक प्रश्न भी प्रश्न निर्माता आपसे पूछ सकते हैं। मेरे गांव में पर्यावरण में गिरावट के प्रमुख उदाहरण जो मैंने देखे हैं वे निम्नलिखित हैं। पहला, मेरे गांव की नदी सूख चुकी है, अब वह वर्ष भर नहीं बहती। दूसरा, मेरे गांव के आसपास पेड़ पौधों की संख्या जो बचपन में बहुत अधिक थी बहुत कम रह गई है। अगला, मेरे खेत में नलकूप में अब पानी आना बंद हो गया है क्योंकि भूजल स्तर नीचे चला गया है। बचपन में दिखने वाले जानवर और पक्षी जैसे गिद्ध, चील तो जैसे गायब ही हो गए हैं, जबकि गौरैया और कौवा भी अब कम दिखाई पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें पर्यावरण में गिरावट के उदाहरण हैं जो मेरे ही आसपास दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में अंतर लिखिए। इस प्रश्न से दूसरा प्रश्न भी बन सकता है कि संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं बताइए, असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं समझाइए, और दोनों में अंतर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न को आप जब पढ़ें तो अलग अलग दृष्टिकोण से इसको देखें। संगठित क्षेत्र वे उद्यम या कार्यस्थान जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, यहाँ रोजगार की अवधि नियमित नहीं होती। लोगों के पास काम की सुनिश्चितता होती है, यहाँ रोजगार की सुनिश्चितता नहीं होती, रोजगार सुरक्षित नहीं होता। संगठित क्षेत्र के मजदूर संगठित क्षेत्र में सरकार द्वारा पंजीकृत लोग होते हैं और इनको विनियमित किए जाते हैं। असंगठित क्षेत्र में नियम विनियम तो होते हैं किंतु इनका कड़ाई से पालन नहीं होता है। संगठित क्षेत्र में अतिरिक्त कार्य करने पर बोनस मिलता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में यह पूरी तरह से नियोक्ता पर निर्भर करता है कि वह अतिरिक्त कार्य का बोनस दे अथवा ना भी दे। न्यूनतम मजदूरी अथवा मानदेय का प्रावधान संगठित क्षेत्र में होता है, जबकि न्यूनतम क्षेत्र में प्रावधान तो होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक होती है तो इसका पालन नहीं हो पाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस सवाल से भी कई सवाल बनते हैं, इसलिए इस प्रश्न को भी बहुत ईमानदारी से और एकाग्रता से हल कीजिएगा। एक प्रश्न तो यही बनता है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, दूसरा बनेगा द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, यह प्रश्न बन सकता है। फिर यह पूछा जा सकता है कि एक और सवाल आता है कि तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है, स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस तरह से आपको लिख के देना पड़ेगा कि क्यों भिन्न है, ये अंतर यहाँ पर दिया हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, खनन आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, जबकि तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बीमा। प्राथमिक क्षेत्र में शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, द्वितीय क्षेत्र में मशीनरी द्वारा श्रम कराया जाता है, जबकि तृतीय क्षेत्र में मानसिक श्रम की जरूरत पड़ती है।
प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद कोई भौतिक वस्तु होता है जैसे फसल खनिज, द्वितीय क्षेत्र में भी अंतिम उत्पाद भौतिक वस्तु ही होगा, लेकिन तृतीय क्षेत्र में भौतिक उत्पाद ना होकर अभौतिक उत्पाद प्राप्त होता है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि। प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग किसान, पशुपालक, मछली उत्पादक होते हैं। द्वितीय क्षेत्र में काम करने वाले लोग श्रमिक होते हैं, उद्योगपति होते हैं, जबकि तृतीय क्षेत्र में होते हैं डॉक्टर, शिक्षक और दुकानदार आदि। यानी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके पहले जो पूछा था ये वाला संगठित और असंगठित, इन दोनों प्रश्नों से आपको किसी भी प्रकार से घुमा फिराकर एक आध क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके बाद छठवां, भारत में काम का अधिकार लागू करने के लिए कौन सा कानून लाया गया, उसके प्रमुख प्रावधान लिखिए। तो भारत में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया गया जिसे कहा गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। और इसे लागू करने के बाद इसमें प्रमुख प्रावधान रखे गए कि इसे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवार को 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, उसकी गारंटी दी जाएगी रोजगार की। और यदि रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संबंधित एजेंसी के द्वारा संबंधित बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस अधिनियम में मानव श्रम से ही काम कराए जाने का प्रावधान है, किसी भी तरह का मशीन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। इसके द्वारा कराए जा रहे कामों से भविष्य में भूमि से उत्पादकता में वृद्धि को मदद मिलेगी। तो ये हो गए रोजगार गारंटी योजना के प्रावधान। इसके बाद हम देते हैं राजनीति विज्ञान की तरफ हम पहुंचते हैं। तो जब आप राजनीति विज्ञान की किताब उठाते हैं तो किसी भी पाठ के अंत में बहुविकल्पी प्रश्न आपको नहीं मिलते हैं। हाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति लायक कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने फिर भी 1 अंक 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर और रिक्त स्थानों की पूर्ति टाइप का हमने कुछ यहाँ पर बनाने की कोशिश की है महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें पहला है, श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग किस भाषा को बोलता है, तमिल या सिंगली? तो इसका उत्तर आएगा सिंगली को। बेल्जियम में खालिस्तान भाषा अल्पसंख्यक है, तो उत्तर आएगा जर्मन भाषा। यहाँ पर नंबर 1 पे है डच, नंबर 1, नंबर 2 पे फ्रेंच और नंबर 3 पे जर्मन, यानी अल्पसंख्यकों की भाषा जर्मन भी आएगी। फ्रेंच और जर्मन की तुलना में जर्मन अल्पसंख्यक है। यह एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। प्रश्नकर्ता वह प्रश्न भी कर सकता है जिसका उत्तर उसे स्वयं भी ना पता हो, इसलिए प्रश्नकर्ता के बारे में हम कुछ भी नहीं सोच सकते कि वह क्या सोचेगा। फिर भी चूंकि एक छोटा सिलेबस होता है तिमाही परीक्षा में, इसलिए हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और सारी स्थितियों परिस्थितियों को देखकर कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बस वैसे ही प्रश्नों को हमने इसमें समाहित करने की कोशिश की है। बेल्जियम किस महाद्वीप पर स्थित है? इसका उत्तर आएगा यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। भारत और बेल्जियम की शासन प्रणाली कैसी है? संघीय शासन प्रणाली। भारत में शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? संविधान के द्वारा किया जाता है। भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर किया गया? भाषाई आधार पर किया गया। किस ओलंपिक में खिलाड़ियों द्वारा अपने देश में हो रहे भेदभाव को दर्शाने की कोशिश की गई? मैक्सिको ओलंपिक। सामाजिक विभाजन एक खालिस्तान लक्षण है, सकारात्मक या नकारात्मक? तो उत्तर आएगा नकारात्मक लक्षण है। महिला और पुरुष की बराबरी की बात करने वाला व्यक्ति कैसा कहलाता है? नारीवादी या प्रगतिवादी? उत्तर आएगा नारीवादी। महिला की तुलना में पुरुष को प्राथमिकता देना कहलाता है पितृप्रधान। इसके बाद 1 और 2 अंक वाले प्रश्न उत्तर पे हम आते हैं। तो सत्ता की साझेदारी किस शासन व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ तरीके से संभव है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है? शासन और प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता प्राप्त करना सत्ता की साझेदारी है। दबाव समूह क्या होते हैं? जब कुछ लोग अपने विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं और ऐसे संगठनों के माध्यम से सरकारों पर दबाव डालते हैं, उनको हम बोलते हैं दबाव समूह। इसके बाद भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता और उससे हटकर एक विशेषता को बताएं। एक बहुत अच्छा प्रश्न है यह प्रश्न जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर हम तभी लिख सकते हैं जब हम बेल्जियम की समझदारी और श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद को पढ़ चुके हों। भारत और बेल्जियम दोनों ने
केंद्र सरकार की शक्तियों को राज्य सरकारों के साथ में साझा किया। यह एक मिलती जुलती विशेषता है। जबकि असमान विशेषता की बात करें तो भारत में बेल्जियम की तरह सामुदायिक सरकारों का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो विषयों का उल्लेख है वह किस सूची में दिए गए हैं? उत्तर आएगा संघ सूची में। इसके बाद निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था? बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया और नीदरलैंड। तो उत्तर है यूगोस्लाविया। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? बिल्कुल अच्छी नहीं है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत खराब है और महिला मंत्रियों की संख्या भी बहुत कम है। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। पहला प्रावधान, भारत में धर्म और जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। दूसरा, भारत में नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। साथ ही तीसरा बिंदु अगर जोड़ें हम इसमें तो किसी भी नागरिक को किसी अन्य नागरिक पर अपना धर्म थोपने की आज़ादी नहीं है। इसीलिए भारत को हम एक धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। इसके बाद 3 और 4 अंक वाले प्रश्न। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि जब सामाजिक अंतर से लोगों में विशेष होने की भावना भरने लगती है और इसी से सामाजिक विभाजन होता है। भारत में पुराने समय से ही सभी संसाधनों पर ऊंची जाति के लोगों का नियंत्रण रहा है। इसके अलावा सवर्णों ने दलितों और पिछड़ी जाति के लोगों को आर्थिक विकास का फायदा उठाने से भी रोक कर रखा था। इससे देश में सामाजिक विभाजन बढ़ता चला गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं? इसके 2 उदाहरण भी दीजिए। तो किसी भी देश की राजनीति वहाँ के सामाजिक विभाजन से अछूती नहीं रहती, दूर नहीं रहती। राजनीतिक दल हमेशा किसी न किसी सामाजिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी आवाज़ उठाते हैं। उदाहरण के लिए बहुजन समाज पार्टी जो कि दलितों का मुद्दा उठाती है और इसी वजह से इन्हीं मुद्दों के आधार पर इस पार्टी का जन्म भी हुआ है। इसी तरह से तमिलनाडु में डीएमके, एआईडीएमके का उदाहरण दिया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, जीवन के उन पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में हैं। तो इसका उत्तर होगा कि जीवन के विभिन्न पहलू हैं जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है। पहला, भारतीय समाज में अधिकतर महिलाएं घर की 4 दीवारी में कैद होकर रह गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों में पुरुषों का कब्जा है। महिलाओं को स्वतंत्रता के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से कम है। लड़कियों को जन्म से बोझ समझा जाता है। यहाँ तक कि पारिवारिक कानून अधिकार में भी महिलाओं के पक्ष में स्थिति ठीक नहीं है। चलिए आगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 1963 के प्रसिद्ध भाषण के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं? उनकी उम्मीदें और आशंकाएं क्या क्या थीं? क्या आप उनके बयानों और मैक्सिको ओलंपिक की घटना के कोई संबंध देखते हैं जिसका जिक्र इस अध्याय में था? मेरा सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहां उन्हें चमड़ी के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के असल गुणों के आधार पर परखा जाता है। स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आ पाएगी जब यह हर बस्ती, हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य और हर शहर में होगी। और हम उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतानें, अश्वेत, स्त्री, पुरुष, गोरे लोग, यहूदी, गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक हाथ में हाथ डालेंगे और इस पुरानी नीग्रो प्रार्थना को गाएंगे, मिली आज़ादी, प्रभु बलिहारी, मिली आज़ादी। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा और अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा, हम इस स्पष्ट सत्य को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं। उत्तर, मार्टिन लूथर किंग रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव की बात कर रहे हैं। वह अश्वेत लोगों के खिलाफ पूर्वाग्रह के प्रति अपनी चिंता जता रहे हैं। वह ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जहां सामाजिक विभाजन के आधार पर भेदभाव के लिए कोई जगह ना हो। मैक्सिको ओलंपिक में एक अश्वेत के द्वारा गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद अश्वेत सलामी दी गई।
जब टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस नाम के ये अश्वेत एथलीट पोडियम पर खड़े थे तब अमेरिकी राष्ट्रगान बज रहा था, तो दोनों एथलीटों ने काले दास्ताने पहनकर सलामी दी थी। इस घटना को अश्वेतों के हक की लड़ाई को एक नई ताकत दी थी। यह सलामी एक तरह से रंग भेद के खिलाफ आवाज़ थी, उसके खिलाफ सलामी थी। अगला विषय इतिहास का। तीनों किताबों को हम पढ़ चुके हैं। इतिहास की किताब में भी हमको बहुविकल्पी प्रश्न नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ मिले जुले प्रश्न हमने बनाने की कोशिश की है। चूँकि इतिहास एक रोचक अध्याय रहा है हमेशा लोगों के लिए, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं था? ब्रिटेन, रूस, प्रशिया, स्विट्जरलैंड। उत्तर आएगा स्विट्जरलैंड। पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्दों के साथ राष्ट्रवाद का स्पष्ट विचार दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था, उस क्रांति का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम लग जाती है? उत्तर आएगा ड्यूक मैटरनिक। अगला, आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में आदिवासी किसानों का नेता कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू। यह प्रश्न NAS की परीक्षा में भी पूछा गया था। भारत में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जनवरी 1915 में। चौरी चौरा की घटना का संबंध किस आंदोलन से है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, झंडा सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन? उत्तर आएगा असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा की घटना घटने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था और यह घटना घटी थी 1922 की फरवरी में। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं एक और 2 अंक वाले प्रश्नोत्तर। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद उन्हीं लोगों को भाता है जो अपने लिए एक स्थायी महत्वपूर्ण स्थान के बदले स्थान की बदलते हुए समाज में बनाने की इच्छा रखते हैं। मतलब अपने राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बनाने की इच्छा रखते हैं। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, मेरा वचन ही शासन वाली शासन पद्धति। ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश शासन व्यवस्था या निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत होती हैं और सैन्य बल पर आधारित होती हैं तथा दमनकारी होती हैं, और राजा सिर्फ वही बात करता है जो उसे अच्छी लगती है, इसके अलावा वह किसी की नहीं सुनता है। वह कहलाता है निरंकुशवाद, तानाशाही कह सकते हैं एक तरह से। उदारवाद से आपका क्या तात्पर्य है? उदारवाद लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। मतलब व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति और संविधान की स्थापना के साथ संसदीय प्रतिनिधि सरकार का जन्म होना, ये कहलाता है उदारवाद। रूढ़िवादी कौन थे? उदारवादियों के विपरीत रूढ़िवादी थे। उदारवादी हमेशा प्रगतिवादी बातों की सोचते थे, लेकिन रूढ़िवादी पुरानी चीज़ों से चिपके रहना चाहते थे। वे चाहते थे कि ऊंच नीच की भावना बनी रहे, पादरी वर्ग को विशेष अधिकार मिलता रहे, राजतंत्र को पुनर्स्थापित किया जाए और संपत्ति और परिवार जो कुलीन वर्ग के हाथ में उन्हीं के पास रखा जाए, और जो गरीब गुरबे हैं उनका शोषण हो रहा है वह होता रहे। मतलब रूढ़िवादी लोग पुरानी विचारधारा से ही चिपके रहने वाले लोग कहलाते थे। 5वां, कल्पना दृश्य या यूटोपिया क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो जाए। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना था। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसके बाद 8वां, फ्रांसीसी क्रांति में सम्राट लुई 16वां के बाद सत्ता किसके हाथ में आई? उत्तर आएगा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इस प्रश्न में एक और प्रश्न छुपा हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? NAS की एग्जाम में यह प्रश्न भी बना था, अतः यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का सम्राट कौन था? तो उत्तर लुई 16वां आएगा। हाँ, लुई 16वां के बाद, उसकी हत्या करने के बाद जैकोबिन क्लब का शासन आया, जिसमें रॉबेस्पियर शासक बना और उसने आतंक के राज्य की स्थापना की। इसके बाद 9वां प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। इसके बाद सन 1804 में उसने स्वयं को फ्रांस का पहला सम्राट घोषित कर दिया और उसने उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए एक नई आचार संहिता बनाई, जिसको नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, 1804 की। सन 1815 में वाटरलू के युद्ध में
इसको पराजित कर दिया गया और पुनः रूढ़िवादी व्यवस्था की स्थापना की गई। अब मेरे क्लास के बच्चे बोलते हैं कि सर हमको वाटरलू कैसे याद होगा, तो हमारे यहाँ पर वाटर किसको बोलते हैं? पानी को। और लू कब होती है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नेपोलियन गर्मी के मारे उसको पानी नहीं मिला और लू से हार गया, यानी वाटरलू में हार गया। 10वां प्रश्न, स्वदेशी और बहिष्कार को समझाइए। तो अपने ही देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करना स्वदेशी कहलाता है और इसे एक आंदोलन का रूप महात्मा गांधी ने बना दिया। और बहिष्कार को स्वदेशी का ही पूरक स्वरूप माना जा सकता है कि विदेशी वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करना ही बहिष्कार कहलाया। इसके बाद 3 और 4 अंक वाले प्रश्न, साइमन कमीशन क्या था, स्पष्ट कीजिए। भारतीयों द्वारा संवैधानिक सुधारों की मांग की जा रही थी। तो लॉर्ड इरविन की सलाह पर ब्रिटेन की टॉरी सरकार ने सर जॉन कमीशन के नेतृत्व में एक आयोग गठित कर दिया, लेकिन इस आयोग में सारे सदस्य अंग्रेज थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो भारतीयों ने इसे अपना अपमान समझा और साइमन कमीशन का विरोध कर दिया। जब साइमन कमीशन इसके बावजूद भी जब भारत आया तो लाला लाजपत राय ने इसका पंजाब में विरोध किया। लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और वे शहीद हो गए। यही साइमन कमीशन था। इसके बाद दूसरा प्रश्न, असहयोग आंदोलन चलाना तत्कालीन भारत के लिए जरूरी था, क्यों? मतलब असहयोग आंदोलन क्यों, या असहयोग आंदोलन पर भारत के प्रभाव, या असहयोग आंदोलन के संदर्भ में टिप्पणी। कई तरह के प्रश्न इसके माध्यम से पूछे जा सकते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ से शुरू होता है रॉलेट एक्ट से। होता क्या है कि 1919 में द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जिसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष थे सिडनी रॉलेट, उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें ये बात कही गई कि शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए किसी भी नागरिक को सजा दी जा सकती है और बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश निरस्त कर स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। भारतीयों द्वारा इसे काला कानून कहा गया और इसे बिन अपील, वकील और दलील का कानून कहा गया। इस काले कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया और जब प्रदर्शन कर रहे उस निहत्थी भीड़ के ऊपर जनरल ओ डायर के द्वारा बगैर पूर्व सूचना की गोली चला दी गई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार ने कठोर दमनात्मक कार्यवाहियां की। प्रत्युत्तर में भारतीयों ने भी अंग्रेजों पर दमनात्मक कार्रवाइयां की और हिंसात्मक माहौल बनने लगा। गांधी जी को ये डर था कि कहीं इससे पूरे देश में हिंसा न फैल जाए और आम जनता आंदोलनों से दूर न हो जाए भविष्य की दृष्टि से। तो गांधी जी किसी भी तरह से नहीं चाहते थे कि आम जनता आंदोलनों से दूर हो। तो उन्होंने इस रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग आंदोलन के माध्यम से जो एक सीमित प्रभाव बनाया हुआ था, लेकिन इसकी मारक क्षमता अधिक थी, इसको पूरे देश में व्यापक रूप से प्रचारित और प्रसारित करना चाहते थे। एक बड़ा जनाधार वाला आंदोलन चाहते थे और गांधी जी इस आंदोलन में आम जनता की भागीदारी चाहते थे और इसके लिए गांधी जी ये कहते थे कि यदि आम जनता, भारतीय जनता अपना सहयोग अंग्रेजों से वापस ले लेती है, उनसे असहयोग कर देती है, तो ब्रिटिश शासन भारत में ढह जाएगा और इसीलिए तत्कालीन भारत के लिए असहयोग आंदोलन जरूरी था। असहयोग आंदोलन के माध्यम से क्या हुआ था, स्वदेशी और बहिष्कार की बातें की गई थी। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था स्वदेशी की दृष्टि से देखें तो अच्छी पोजीशन में आ गई थी, क्योंकि लोगों ने स्वदेशी अपनाना शुरू कर दिया था और विदेशी अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन को नुकसान पहुंचने लगा था। इसके बाद आता है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन समूह में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया ऐसे तमाम देश थे और यह ऐसा दौर था जब ऑटोमन साम्राज्य बिखर रहा था और बाल्कन में रोमांटिक राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही थी। पूरी 19वीं सदी के दौरान ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के द्वारा अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ये राज्य अब मानने वाले नहीं थे और एक एक करके ऑटोमन साम्राज्य के अधीन जो यूरोपीय देश थे वे अलग होते गए और अपनी आज़ादी की घोषणा करते गए। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान यह क्षेत्र कई गंभीर झगड़ों का अखाड़ा बन गया। बाल्कन पर नियंत्रण पाने का उद्देश्य भी इन झगड़ों में शामिल था।
इसमें जो देश आज़ाद हो जाते थे वे आज़ाद होने के बाद अपनी सीमा विस्तार के लिए दूसरे नए नए आज़ाद हुए देश की सीमाओं पर अपना कब्जा, अपना अधिकार जताने लगते थे, जिससे उनमें आपस में झगड़ा होने लगता था और इस झगड़े का फायदा बाहरी बड़ी शक्तियों ने भी उठाना शुरू कर दिया। इसीलिए बाल्कान प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव पनप उठा। नेपोलियन की संहिता की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का जो पहला पार्ट है फ्रांसीसी क्रांति और उसके प्रभाव, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है नेपोलियन की संहिता। यदि हम नेपोलियन की संहिता की चर्चा नहीं करते और एग्जाम में नेपोलियन की संहिता नहीं आता है, इसका मतलब यह है कि नेपोलियन कुछ भी नहीं था। यदि नेपोलियन एक महान सेनापति था, महान सुधारक था, तो उसका एकमात्र कारण है नेपोलियन संहिता। नेपोलियन को उसकी विजयों के कारण नहीं, उसकी जीत या युद्धों के कारण नहीं, उसकी संहिता के कारण याद किया जाता है और उसने ये बदलाव किए थे। जन्म आधारित विशेषाधिकार व्यवस्था समाप्त, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया, प्रशासनिक विभाजन सरल किए, सामंती व्यवस्था खत्म की, किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, शहरों में कारीगरों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया, यातायात और संचार के साधनों में सुधार किए, किसानों, मजदूरों, कारीगरों और नए उद्योगों को अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की। यह थे नेपोलियन की सुधार। यदि विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारी किताब में नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह जो है उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। यानी दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो नमक कानून तोड़ने के लिए बात की गई थी, यह अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का सशक्त हथियार था। इस पर चर्चा करना है तो चर्चा को आपको लिख के बताना है। तो इन बिंदु जो आपको दिख रहे हैं कि ये नमक जो है यह घर घर में खाए जाने वाला प्रमुख पदार्थ है और इस पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया, इसके बनाने पर रोक लगा दी। गांधी जी को लगा कि यदि नमक कानून तोड़ते हैं तो इसका असर देश के एक एक घर के अंदर जाएगा और बस उन्होंने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर के विरोध में आंदोलन आरंभ कर दिया और इसके लिए उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक की पैदल यात्रा की और यहीं से शुरू हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंचते हैं और समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाते हैं। नमक कानून का उल्लंघन होते ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। स्वतंत्रता के लिए, देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने नमक की शक्ति को पहचान लिया था। क्यों? क्योंकि नमक सर्वसाधारण के भोजन का अनिवार्य हिस्सा था और इस तरह से नमक कर के माध्यम से गांधी जी ने अपने इस विरोध के तरीके को घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचा दिया था। यद्यपि नमक आंदोलन का केंद्रीय उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन नहीं था, इसका उद्देश्य था अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय विरोध की भावना को पैदा करना। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और औपनिवेशिक सरकार को, ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रही तरीके से जवाब दिया। डेफिनेटली इस तरह के विरोध से अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इस तरह से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आप इस पाठ को हल कर सकते हैं। तिमाही परीक्षा की बेहतरीन तैयारियां आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर में या इस कंटेंट में बताए गए प्रश्नों में से ही थोड़ा बहुत प्रश्न के प्रारूप बदल सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 80 से 90% प्रश्न जो है इस कंटेंट से आपको पूछे जाएंगे। जैसा कि वीडियो के आरंभ में मैंने कहा था आपसे कि मैं इसका PDF आप लोगों को उपलब्ध नहीं कराने वाला हूं, लेकिन जब पूरा वीडियो देखा तो मेरे को लग रहा है कि ये एक लंबा वीडियो है और यदि आपको PDF चाहिए तो उसके लिए एक छोटा सा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए। यदि आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखते हैं तो मैं आपको इसके PDF की लिंक आपके कमेंट में उपलब्ध रिप्लाई के रूप में उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग देखते रहिए क्लासेस बाय मनीष सर और परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी कीजिए, आप सफल हों, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं इजाज़त लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।